जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है उसमें, ठीक है ना। बट उसमें हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसके अंदर आने वाले प्लांट्स जो साइकस हैं वो कैसे होते हैं और किस टाइप के होते हैं। मैंने उस दिन बोला था आपको कि थोड़ा सा साइकस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, बट है नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आ रहे हैं उसी के अंतर्गत, तो हल्का सा उसको देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइकस का प्लांट्स कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा एकदम होता है, ठीक है। जैसे कि छोटा होता है तो नीचे से ही जाता है। ये कोन के आकार का होते हैं, इनके चारों तरफ इस तरह से लीव्स क्या होती है, गिरे रहती है, बीच में आपका कोन होता है। कोन में भी बताया पूरी तरह से क्या होता है, बता हुआ होता है, बताएगी ना। इस तरह से इसकी संरचनाएं होती हैं। ये आपका इनका स्टेम वाला पार्ट्स हो गया, ये आपका कोन हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोलियस लीफ हो गया। इस लीफ में इस तरह से थोड़ी सी कांटे की संरचना है, पूरी लीफ इसी तरह से संरचनाएं काफी फैली होती हैं। किनारे में नुकीला ही होगा ये, क्या है, फोलियोस लीफ है। समझ में आया कि ये क्या होती है, पूरी तरह से स्ट्रेट। जैसे कि इनकी जड़ें जो होती हैं थोड़ी मोटी होती हैं, ठीक है। मोटी होने के साथ साथ क्या होती है कि भूमि के अंदर क्या होती हैं, छोटे छोटे समूहों के रूप में शाखित रचना बनाती हैं। चलिए जमीन के अंदर तो होती है, लेकिन छोटे छोटे समूहों के रूप में क्या होती है, शाखाओं की रचना बनाती हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, कोरिडॉइड जड़ कहते हैं। इस प्रकार की जड़ को क्या कहते हैं हम, कोरिडॉइड जड़ कहते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि साइकस की जड़ों में ही क्या होते हैं, कुछ शैवाल पाए जाते हैं। जैसे कौन से शैवाल, नॉस्टॉक नाम सुना हुआ है, नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये शैवाल क्या होते हैं, साइकस की जड़ों में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए क्या, मेल प्लांट्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक। जैसा कि अब हम इसका क्या देख लेते हैं, साइकस का सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस, इस सिस्टम में हम इनको देखते चलते हैं, ठीक है ना। तो किंगडम क्या इनके होंगे, तो सबको पता है कि साइकस एक प्लांट है, तो प्लांट भी हो जाएगा, एनिमल तो है नहीं, इसलिए वो एनिमल में जाएंगे नहीं। तो ये क्या है, इनके किंगडम प्लांट किंगडम के हैं, ठीक है। डिवीजन क्या हो गया, ट्रैकियोफाइटा हो गया, इनका डिवीजन जो है वो क्या है, ट्रैकियोफाइटा है। क्लास इनका क्या है, तो जिम्नोस्पर्म, इसलिए जिम्नोस्पर्मी इनका प्लांट क्लास हो गया। ऑर्डर क्या है, साइकोडेल्स, ठीक है, साइकेडेल्स है। फैमिली क्या हो गया, साइकेडेशी, और जीनस क्या हो गया, साइकस। आप एक बार में याद कर सकते हो कि किंगडम इसका क्या है, तो किंगडम को तो ध्यान में रखना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लांट्स है, तो इसलिए वो किंगडम क्या होंगे, प्लांट ही होंगे, ठीक है। जैसे कि अब डिवीजन, तो डिवीजन आपका क्या है, ट्रैकियोफाइटा है। आपका क्लास क्या है, तो जिसके अंतर्गत आप साइकस को पढ़े हो वही तो होगा इसका क्लास। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत हम पढ़े हैं, इसलिए इसका क्लास क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्मिक हो जाएगा। आगे ऑर्डर, जैसा कि मैंने बता रखा है कि ऑर्डर और फैमिली में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबके लास्ट में, और सभी जितने भी ऑर्डर आएंगे सबके लास्ट में एल्स जुड़ेगा। तो साइकस का है तो साइकेडेल्स हो जाएगा,
ठीक है। और इनका जो फैमिली है उसमें एशी जुड़ता है, ठीक है ना। तो फैमिली आपका क्या हो जाएगा, साइकस ही है तो साइकेडेशी हो जाएगा। और आपका जीनस क्या है, साइकस। इट्स ओके, क्लियर है। आगे हम देख लेते हैं कि साइकस का प्लांट्स होता कैसे है, ठीक है। तो जैसा कि साइकस क्या है, एक सदाबहार वृक्ष है, हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा है। इसका तना क्या होता है, मोटा होता है, शाखाहीन होती हैं, मतलब इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। देख रहे हैं कहीं शाखाएं दिख रही हैं आपको, नहीं ना। इस तरह से थोड़ी थोड़ी होती है क्योंकि ये धीरे धीरे बड़ी होती है, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत सारे लीव्स वगैरह होते हैं, सब झड़ते जाते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जितने वर्ष में ये धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, उस तरह से ऐसे, ठीक है। इस तरह से होता है। तो इनकी शाखा क्या होती है, शाखाहीन होते हैं, दृढ़ होते हैं, मतलब कठोर होते हैं और सीधा होते हैं, ठीक है। गद्दे रहते जिन पर चीर लग्न पर्णहार पाए जाते हैं। इनके बीच में मिडल पाया जाता होगा, दोनों साइड से पत्तियां, लीव्स इसमें क्या है, अटैच है, जुड़ी हुई है इस तरह से। सुई के नुमा की क्या है, इसकी लीव्स भी होती है। तो जिस पर चीर लग्न पर्णहार लगे होते हैं, शीर्ष पर कह रहे हैं कि उनके शीर्ष पर क्या है, सुई के आकार की, सुई के आकार की। मैंने पहले बताया था कि जो साइकस के प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनके साइड पे क्या होते हैं, नीडल की आकार की संरचना होती है, सुई के आकार की संरचना पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती है। तो शीर्ष पर समूह में सुई के आकार की पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। पत्तियों का समूह पाया जाता है। जैसे कि साइकस की जड़ें क्या होती हैं, मोटी होती हैं, जो भूमि के अंदर छोटे छोटे समूह में शाखित रचना बनाती हैं। क्या, जो साइकस की जड़ें होती हैं वो नीचे से मोटी होती हैं, ठीक है ना। और मोटी होने के साथ साथ वो क्या होती हैं कि समूह के अंदर, भूमि के अंदर जब वो प्रवेश करती हैं, वो भूमि की जड़ें तो भूमि के अंदर ही पाई जाती है। तो भूमि के अंदर जब वो रहती हैं तो वो छोटे छोटे समूह में, किस रूप में, छोटे छोटे समूहों के रूप में शाखा की तरह की क्या करती हैं, रचनाएं बनाती हैं, स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोरेलॉइड जड़ कहते हैं। इस प्रकार की जड़ को क्या कहेंगे, कोरेलॉइड जड़ कहते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि साइकस की जड़ों में शैवाल पाया जाता है तो यस। अगर पूछ दिया जाए कि नॉस्टॉक, एनाबिना तथा ब्लू ग्रे एल्गी, ये शैवाल किस पौधे की रूट्स में पाए जाते हैं, किस पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, साइकस के, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम इसमें इतना ही जानते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्स वगैरह, लीफ वगैरह तो आप आगे आपको बता ही दिया है आत्म संरचना में, ठीक है, जिम्नेश्वर में। तो फिर हम उसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। तो इसके लिए साइकस के लिए आप इतना नॉलेज रखिएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आवृत बीजी पौधे, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। चलिए तो हम देख लेते हैं एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है, आवृत बीजी पौधे, ठीक है। इसकी हिंदी होती है आवृत बीजी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अनावृत बीजी पौधे के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ा था, अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में आपने क्या जाना था कि उसमें पाए जाने वाले जो बीज होते हैं उसमें बीज क्या होते हैं, ढके नहीं होते हैं, ठीक है। बीज के ऊपर क्या, बीज चोल, कोई आवरण नहीं पाया जाता है। इस चीज़ों के बारे में आप लोग जाने थे। अब देख लीजिएगा कि उसमें आपने जाना था कि पुष्प तो जो पौधा होता है वो पुष्पधारी तो होता है, ठीक है। इन कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वहाँ पुष्प बनने के बाद भी क्या होते हैं कि वो आपस में डायरेक्टली नहीं मिल पाते हैं, कि मतलब उनके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, ठीक है। जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में जब प्लांट्स मतलब क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसी टाइम में मैंने बता दिया था
कि जो आवृत बीजी प्लांट्स होते हैं उनमें जो होते हैं कि जो लीव्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। मतलब चाहे वो ब्रायोफाइटा, चाहे हम शैवाल ले लेते हैं, चाहे हम जिम्नोस्पर्मिक टेरिडोफाइटा को ले लें, मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्मिक, इन चारों से भी ज़्यादा विकसित कौन होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें ये जानते हैं कि इसमें पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। करें कि ये पौधे क्या होते हैं, पुष्पधारी पौधों का समूह है। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो पुष्प को धारण करने वाले पौधों का क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है। इनमें जो जिसके बीज क्या होते हैं, एक आवरण से ढके होते हैं। मीन्स अगर हम किसी भी प्लांट्स को सीड को ले लेते हैं तो इनके सीड क्या होते हैं, इसके ऊपर से भी एक कवरिंग पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो इनके जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, एक आवरण से ढके होते हैं। ठीक है ना, करें कि सामान्यतः ये जो होते हैं सभी स्थानों पे, सभी जगहों पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, हम आसानी से इनको जड़, तना तथा पत्तियों में भी क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि जो आवृत बीजी प्लांट्स, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, वो क्या है, पूरी तरह से मैच्योर हैं, पूरी तरह से इनके अंदर सभी चीज़, चाहे वो संवहन टिश्यूज हों, जाइलम फ्लोएम हो, हर एक चीज़ें क्या है, पूर्ण विकसित रूप में क्या है, वहाँ प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। ठीक, जैसा कि इसके अंतर्गत एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, इनके अंतर्गत आने वाला पौधा क्या होता है, वो एक वर्षीय भी हो सकते हैं, द्विवर्षीय भी हो सकते हैं और बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको आपको डिस्क्रिप्शन समझा दें, सिंपली तो आप जान ही लिए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अभी जितना मैंने समझाया वही चीज़ें मैंने लिख रखा है कि ये जो पुष्प होते हैं वो पुष्पधारी पौधे का समूह होता है, जिसमें जो बीज होते हैं उसके बीज को ढकने के लिए एक आवरण पाया जाता है। यह सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो जल हो, नम स्थान हो, चाहे जलीय एरिया हो, चाहे वो दलदली एरिया हो, तो ये सभी स्थानों पे क्या होते हैं, पाए जाने वाले होते हैं। इसमें पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं वो एक वर्षीय भी हो सकते हैं, द्विवर्षीय भी हो सकते हैं, बहुवर्षीय। जैसा कि आप जानते होंगे कि शाखीय प्लांट्स एक वर्षीय होते हैं, झाड़ी प्लांट्स जो होते हैं वो लगभग 2 वर्ष भी हो सकते हैं और 3 वर्ष भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हो गए तो वो बहुवर्षीय हो गए। तो ट्री वगैरह जो होते हैं वो बहुवर्षीय पौधे में आते हैं। ठीक है ना, आवृत बीजी पौधे में जो होते हैं वो पीढ़ी एकांतर होते हैं, मतलब पीढ़ी एकांतरण का क्रम चलता रहता है। जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तथा मुख्य पौधा तथा उसका जो मेन प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिका, वो क्या होते हैं, बीजाणु उद्भिद होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं, जिसे जड़, तना तथा पत्तियों में बांटा जा सकता है। अगर वो विकसित है, पूर्ण विकसित रूप में है वैसे भी, तो उसको जड़, तना तथा पत्तियों में हम आसानी से बांट सकते हैं। तो जिसे जड़, तना तथा पत्तियों में बांटा जा सकता है, ये डिप्लॉयड होता है, ये द्विगुणित होते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक, ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। जैसे कि हम अब आगे देख लेते हैं कि जो नर, अब ये 2 होंगे, डिप्लॉयड कंडीशन में बोल रहा है तो मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों होंगे। ठीक है, तो जो मेल पार्ट्स होते हैं, मेल जनन, नर जनन अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं और मादा जनन अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम जरा उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि मेल जनन अंग जो होंगे वो एंथीरिडियम में होंगे और फीमेल मादा जनन अंग जो होंगे वो आर्चिगोनियम होंगे, स्त्रीधानी जिसको बोला जाता है, लेकिन इसको कॉर्पेल, ठीक है ना, कॉर्पेल भी कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं किसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। इसमें देख लीजिएगा नर जनन अंग, ठीक,
वीडियो हमने डाल दिया नर जनन अंग। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि नर जनन अंग क्या होते हैं, जिसमें नर जनन अंग को क्या कहते हैं, एंथीपीडियम कहते हैं, या हम कह लेते हैं कि एंड्रोशियम। ठीक है, इसमें नर जनन अंग को एंड्रोशियम एंड डायड्रोशियम आप नाम सुने हुए हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, तथा मादा जनन भाग को मादा जनन अंग को डायनोशियम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो नर जनन अंग होते हैं, पहले तो हम यहाँ ये डाल देते हैं कि पुष्प का जनन अंग। ठीक है ना, पुष्प के जनन अंग, तभी तो हम आगे क्लियर कर पाएंगे पुष्पों के जो प्रमुख जनन अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें नर जनन अंग क्या होते हैं, पुंगक होते हैं, तथा मादा जनन क्या होते हैं, जायांग होते हैं। आवृतबीजी पौधे सामान्यतः क्या होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी हो जाते हैं। आवृतबीजी प्लांट कैसे होते हैं, आवृतबीजी प्लांट जो होते हैं वो द्विलिंगी भी होते हैं और बहुलिंगी भी होते हैं, या उभयलिंगी उसको कहते हैं। ठीक है ना, तो उभयलिंगी होते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसको हम पॉइंट वाइज से लिखते चल रहे हैं। ठीक है ना, नर व मादा जनन अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। अभी हमने यहाँ बता दिया है कि ये डिप्लॉयड क्यों कहे गए हैं, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट्स क्या हैं, एक ही में हैं। तो यहाँ इसमें नर तथा मादा जनन अंग एक ही पुष्प में पाया जाता है, एक ही पुष्प में पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताते चलिएगा। अभी तो सिर्फ इसका सिंपल तौर पे बताया जा रहा है कि क्या क्या इसमें होते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको बेसिकली पता ही है। ठीक है, कि जो अभी तक तो जितने भी प्लांट्स थे, पहले तो आपने लोअर क्लास के प्लांट्स को पढ़ा, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि एल्गी थे, ब्रायोफाइटा थे, जो लोअर क्लास में थे, जिनमें ना तो संवहन टिश्यूज का निर्माण हुआ था, जैसे कि टेरिडोफाइटा उससे थोड़ा सा विकसित हुआ। क्यों, क्योंकि उसमें वेस्कुलर चेन था, बनना पाया गया, इस वजह से उसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स प्लांट्स के भी नाम से जानते हैं। वैसे ही आपका जिम्नोस्पर्म क्या हुआ कि थोड़ा सा आपका क्रिप्टोगैमस प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दोनों से मिलता जुलता था। ये तो अपर क्लास में आ गया, बट क्या था कि दोनों से मिलता जुलता होने के कारण ये थोड़ा सा ये डेवलप माना गया, लेकिन ये पूरी तरह से डेवलप नहीं था। इनमें भी जो इनके प्लांट्स थे वो जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित कर सकते थे, ये भी पूर्ण विकसित प्लांट्स थे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको पीछे भी बता दी गई है, तो वही चीज़ें आपकी प्रोसेस चल रही है, बस आप थोड़ा सा जानते रहो कि नॉलेज में कि हाँ यही चीज़ें आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंतर्गत भी होते हैं। ठीक है ना, आवृतबीजी पौधे के अंतर्गत भी ये प्रोसेस आपका वहाँ भी चला था। ठीक है ना, क्या बोला गया कि फर्स्ट पॉइंट में इसमें नर जनन अंग जो होते हैं वो क्या होंगे, एंड्रोशियम होंगे, तथा मादा जनन अंग क्या होंगे, वो गायनेशियम होंगे। ठीक, आवृतबीजी पौधे जो होंगे वो द्विलिंगी भी होंगे और उभयलिंगी भी होंगे, मतलब बाइसेक्सुअल भी होंगे और हर्माफ्रोडाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, आगे क्या है कि इसमें जो नर तथा मादा जनन अंग है वो दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएंगे। तो आप आगे पढ़ चुके हो कि एक ही पौधे में आपका मेल पार्ट्स था इस तरह से, आपको इस तरह से बताया गया था, रिजार्ड वाला भाग था, चारों तरफ इसको कौन
एंड्रोशियम वगैरह घेरे हुए था, तो हो गया ना, एक ही प्लांट्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना, आगे ध्यान में पीछे आप पलट के पढ़ेंगे तो सारी चीजें नॉलेज में आ जाएंगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग क्या होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ तक आपका हो गया। बस थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस बार आपका जो सिलेबस है बहुत कम है, तो हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। ठीक, अब जैसा कि आप बताएंगे कि जो नर जनन अंग होते हैं, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, पीछे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन प्लीज आने की वजह से थोड़ा बता दे रहे हैं। उनमें क्या होते हैं, स्टोमेन होते हैं, बोलिएगा, इनके अंदर पुंकेशन होती है, नर जनन अंग की इकाई जो होती है वो क्या होती है, पुंकेशन होती है, स्टोमेन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेन कहते हैं। ठीक, ठीक है ना, स्टोमेन कहते हैं जो परागकोश से मिलकर बना होता है, जो परागकोश तथा पूतंतु या तंतुकलिके, फिलामेंट जिसको बोला जाता है, से मिलकर बना होता है। ध्यान में कुछ आया, इस तरह से आपको मैंने बताया था, ये आपका फिलामेंट था और इधर से इस तरह का भाग था आपका, चार भाग में ये थे। तो इसमें क्या थे, एक तो पॉलन ग्रेन का पन्ना पाया जाता था, परागकण का, ये आपका पॉलन सैक था, ये आपके पॉलन सैक थे, ये आपके फिलामेंट हो गए। इसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन का निर्माण हो रहा है, जब पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। ठीक, तो ये सारी प्रोसेस है, वही चीजें आपको यहाँ बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें बनेंगी। पूतंतु से मिलकर बना होता है, इसके परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, अभी डायग्राम मैंने बनाया था वही है, 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, जिसमें लघु बीजाणुधानी होती है, जिसमें सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जिसमें सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होती हैं, बनती हैं या खनिज निर्मित होती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं में अशुद्धि विभाजन के फलस्वरूप ये जो कोशिकाएं बन गई, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो बन गई, इन्हीं के अंदर, इनमें किसके फलस्वरूप, अशुद्धि विभाजन के फलस्वरूप, मियोसिस डिवीजन, इनमें अशुद्धि विभाजन के फलस्वरूप अगुणित मतलब हैप्लॉयड, अगुणित
परागकण का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। आगे समझ में क्या बोला गया कि नर जनन अंग की जो इकाई होती है वो कौन होती है? स्टोमेन होती है। ठीक है, स्टोमेन के जो भाग होते हैं उनमें परागकोश होता है और पुंतंतु, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ठीक है, सॉरी, स्टोमेन वाला भाग बनाते हैं जिसमें जो परागकोश तथा पुंतंतु से मिलकर के बना होता है। कौन? स्टोमेन ही तो बनेगा ना। तो परागकोश में जो कि परागकोश होती है वो 4 इस तरह से 4 लघु बीजाणुधानी का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, जिसमें सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशाएं, जिसमें क्या होती है? सूक्ष्म छोटे छोटे लघु बीजाणु मात्र कोशा मदर शेल क्या होती हैं? बनती हैं। ठीक है, इन्हीं मदर शेल के अंदर क्या होते हैं? मियोसिस डिवीजन होते हैं, और उस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होते हैं? हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, अवगित परागकण का बनना पाया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि मादा जनन। अगर आपको लिखने का मन करेगा तो ही लिखिएगा, नहीं तो बाकी पीछे तो अच्छे से मैंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन ध्यान में तो प्लीज आपको रखना ही पड़ेगा। मादा जनन अंग की जो इकाई होती है वो कौन होती है? कॉर्पेल कहलाती है। ठीक है ना, मादा जनन अंग की इकाई कॉर्पेल कहलाती है। ठीक है, कॉर्पेल कहलाती है। यह स्टिग्मा, स्टाइल तथा ओवरी से मिलकर बनी होती है। क्या क्या? जो कॉर्पेल वाला भाग होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? यह स्टिग्मा, स्टाइल तथा वर्तिका तथा ओवरी, अंडाशय वाला भाग, ठीक है, तथा ओवरी से मिलकर बना होता है। इससे बना होता है स्टिग्मा से, स्टाइल से तथा ओवरी से मिलकर के क्या है? बना हुआ है। ठीक है ना। अंडाशय में जो होते हैं वो क्या? अंडाशय में उनकी क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु कोशाएं होती हैं। क्योंकि जो अंडाशय वाला भाग होता है वहाँ गुरु बीजाणु, अंडाशय में गुरु बीजाणु कोशाएं होती हैं। जो किसके फलस्वरूप? अब यहाँ भी क्या होंगे? डिवीजन होंगे ना, विभाजन इनके अंदर भी होंगे। तो इनके अंदर कौन से विभाजन होंगे? सेम मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप अवगित, जो मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप किसका? हैप्लॉइड मेगास्पोर, क्या गुरु बीजाणु हैप्लॉइड मेगास्पोर का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। या मेगास्पोर जो मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती हैं। सीधे सीधे हम लिख लेते हैं। समझ में आ गया होगा शायद। बाकी की चीजें आपको पीछे से पढ़ा दी गई हैं एकदम पूरी तरह से कंप्लीट रूप में। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप जाने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को आप पीछे पढ़े हुए हो। ठीक है ना। तो बाकी की चीज़ें अब हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।